करता हूँ आप सभी को। यहाँ पे मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन आपके सामने में है, देख सकते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन बहुत शानदार होने वाला है। आज आप सभी के बीच में जो है हम 3 प्रश्न करेंगे। एक करेंगे आई से रिलेटेड, एक करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, और एक करेंगे आपका किसके बारे में, एक ब्रेन के बारे में, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें। चलिए हम लोग जो है देखते हैं। चूंकि यह रिवीजन का क्लास है, फिर भी जो है हम डिटेल में बता रहे हैं, तो आपको जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए मैं शुरू करता हूं। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबका रिवीजन मैं करा रहा हूं। अगर जो लोग इस रिवीजन वाले को भी देख लेंगे अच्छे से, उनको जो है सारा चीज़ें क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने में पहला प्रश्न है इंडोक्राइन सिस्टम। समझ गए ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताइए। सबसे पहले पूछेगा कि ग्रंथि होता क्या है, ग्रंथि के बारे में बताएं कितने प्रकार के होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में विस्तृत से चर्चा करें। तो यही अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि ग्लैंड क्या होता है। तो ग्लैंड जो है वह जो है ग्रंथि जो है होता है, यह जो है एक वाहिका होता है जिससे होकर हार्मोन सीक्रेट होता है। समझ गए ना। और जो है शरीर के विशेष स्थानों तक पहुंचता है जहां जरूरी होता है हार्मोन का, तो वही ग्लैंड होता है। ग्लैंड जो है आपका 3 प्रकार के होता है। एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है बाह्यस्रावी, और एक होता है मिश्रित। समझ गए ना। 3 प्रकार के ग्लैंड होता है। जो अंतःस्रावी होता है वह आंतरिक जो वेसल्स के द्वारा जो है आंतरिक अंगों तक पहुँचता है हार्मोन, तो वह अंतःस्रावी होता है। बाह्य सिक्रेशन वो होता है जो बाहर की तरफ जो पहुंचता है। समझ गए ना। और एक होता है आपका मिश्रित होता है, जैसे पैंक्रियाज, जिससे जो है मिश्रित ग्लैंड जो है क्या होता है, जिसमें इंडोक्राइन और आपका एक्सोक्राइन दोनों जो है होता है। समझ गए। चलिए हम लोग यहाँ पे इंडोक्राइन के बारे में देखते हैं डिटेल से। ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र का मतलब क्या है देख लीजिए। यहाँ पे दिख जाएगा अंतःस्रावी के बारे में। अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम, ग्रंथियाँ यानी ग्लैंड से निर्मित होता है। समझ गए ना। यह ग्रंथि से निर्मित है। इन ग्रंथियों का मुख्य कार्य कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों, केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करना होता है जो बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब शरीर को जो है एक समान स्थिति में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। किसका? एक रासायनिक सिक्रेशन जो है ग्रंथि के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ का जो सिक्रेशन होता है, जो स्रावन होता है, वह रासायनिक पदार्थ क्या होता है? हार्मोन होता है, जो क्या करता है, शरीर को समान स्थिति प्रदान करता है। शरीर को समान स्थिति बनाए रखने के लिए, होमोस्टेसिस बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ गए। जो अंतःस्रावी तंत्र द्वारा जो ग्लैंड का निर्माण होता है ना, मतलब विभिन्न प्रकार के जो अंतःस्रावी तंत्र में जो ग्लैंड है वो सब जो है क्या होता है, निर्मित होता है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्र के मतलब है कि विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी, अंतःस्रावी मतलब है अंदर, तो अंदर सीक्रेट होने वाले विभिन्न ग्रंथियाँ जो है आपस में मिलकर एक अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करता है। समझ गए। यह ग्रंथि का जो ये सारा ग्रंथि मिलकर एक तंत्र बनाता है ना अंदर में, तो उसका एक काम होता है कि उसके द्वारा ब्रेन से या विभिन्न जो हमारा ग्लैंड है उससे जो जो सीक्रेट होता है वो जो है शरीर को समान स्थिति में रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर शरीर में आपका इसी हार्मोनल सिक्रेशन में कम या बहुत ज़्यादा होने से शरीर जो है आपका समान स्थिति में नहीं रहता है, फिर प्रॉब्लम होने लगता है। समझ गए। तो हमारे शरीर में जो ग्लैंड के द्वारा जो रासायनिक सिक्रेशन होता है उसको समान स्थिति में बनाए रखने के लिए जो है बहुत आवश्यक होता है। चीज़ को समझ गए। चलिए, हेमोस्टेसिस बनाने के लिए अब देखिए विभिन्न प्रकार के यहाँ पे आपको जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दिया गया है, जैसे प्यूटरिड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। समझ गए। ये सब आपका जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है। इसको लिख कर और आपको इसमें से जो एक आध याद रहेगा उसके बारे में डिटेल में चर्चा कर देंगे, तो जो है आपके 10 नंबर मिल जाएंगे। समझ गए। चलिए, या फिर आपसे इतना पूछेगा कि ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि के कितने प्रकार होते हैं, और विभिन्न और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में विस्तृत से चर्चा करें, तो आप लोग ग्रंथि क्या होता है लिख दीजिएगा कि ग्रंथि क्या होता है लिख दीजिएगा। उसके बाद ग्रंथि के 3 प्रकार जो बताए हैं, बाह्यस्रावित और अंतःस्रावित और मिश्रित, तीनों के लिख दीजिएगा, और 2-2 लाइन डिफरेंशियल लिख दीजिएगा। हम पहले पढ़ा चुके हैं, और अंतःस्रावी अभी यहाँ पे पढ़ा ही दिए। ठीक है ना। और इस सब का नाम लिख दीजिएगा अंतःस्रावी वाला का, तो आपका 10 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा। समझ गए। चलिए, अब देखिए यही चीज़ें मैंने आपको बताया कि इन रासायनिक पदार्थों को हार्मोन कहते हैं। इन रासायनिक पदार्थ जो ग्रंथि से होकर सीक्रेट होता है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए,
अब यहाँ पे देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पूछेगा या ब्रेन के बारे में, तो यहाँ से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। सिस्टम मतलब क्या होता है कि एक से अधिक अंगों को मिलकर जो एक सिस्टम बनाता है वही तंत्र होता है। तो ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। नर्वस सिस्टम को कौन कौन, तो आप लोग को पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, समझ गए ना। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, तो जैसे ये ब्रेन है, समझ गए, तो और ये आपका जो है गर्दन होता है, समझ गए ना। ये गर्दन है, ये ब्रेन है, सर में एक साइड में ब्रेन होता है क्रेनियल कैविटी में। तो ये जो है आपका इसी में जो है यहाँ तक नीचे तक जो है आपका स्पाइनल, पीछे रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं ना, उसमें एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, समझ गए, जिसमें क्या होता है फ्लूइड भरा होता है, समझ गए, जिसमें CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में भी और इस स्पाइनल कॉर्ड में भी भरा होता है। और उस द्रव को रक्षा कौन करता है, मेनिंजिस करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों को रक्षा कौन करता है, मेनिंजिस, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, मस्तिष्क का आवरण बोलते हैं। तो ये दो समझ गए कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक ब्रेन मस्तिष्क और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम लोग जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ब्रेन के बारे में डिटेल से देखते हैं, समझ गए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड में आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ें होता है वो आपको जो है मेनिंजिस के बारे में जानना होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ब्रेन हमारा जो है, जो ऊपर से जो कंकाल होता है, स्केलेटन जो होता है, उसमें जो है खोपड़ी स्कल में जो है मौजूद होता है अंदर ब्रेन। अब उस खोपड़ी के अंदर एक जो है आवरण होता है जो ब्रेन को ढकता है, जिसे हम लोग मेनिंजिस कहते हैं। और यह मेनिंजिस जो है 3 लेयर में बना होता है, ठीक है। तो यह मेनिंजिस स्पाइनल कॉर्ड को भी और ब्रेन को भी ढक कर रखता है, ठीक है। देख लीजिए मेनिंजिस क्या होता है, देख लीजिए, मस्तिष्क का, ब्रेन एवं मणिरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर ऊतकों द्वारा निर्मित 3 आवरण पाए जाते हैं, इन्हें मस्तिष्क का आवरण कहते हैं, समझ गए ना। जान गए कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को चारों ओर ऊतक से बना हुआ एक आवरण से निर्मित जो है 3 लेयरों में ढका होता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, समझ गए ना। और ये जो होता है इसे हम लोग मेनिंजिस यानी मस्तिष्क का आवरण, मतलब मस्तिष्क के आवरण कहते हैं, समझ गए। ये निम्न होते हैं, कौन कौन होते हैं देख लीजिए, याद करके जरूर रखिएगा। ये सब मस्तिष्क का पार्ट है, समझ गए ना। ये मस्तिष्क में भी लिखा जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछेगा तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी लिखा जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझ लीजिए कि मेरुरज्जु जो होता है वह रस्सी के समान एक रचना होता है, समझ गए, जो आपके ब्रेन मस्तिष्क के नीचे वाले भाग ऑब्लंगेटा से लगा हुआ और नीचे जो है कमर के ऊपर तक जो है यह रहता है, पतला सा बैकबोन जो होता है ना, उसके नीचे जो है यह आपका स्पाइन होता है और उसमें CSF भरा होता है, द्रव भरा होता है, समझ गए ना। और जिसको रक्षा कौन करता है, आवरण देता है कौन, मेनिंजिस देता है। तो मेनिंजिस ब्रेन को भी ऊपर आवरण देता है, ढकता है, और पीछे बैक में जो आपका CSF जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी रक्षा देता है। तो ये जो है तीनों के रचना में, तो मेनिंजिस के बारे में, इसके लेयर के बारे में ब्रेन में भी लिखना पड़ेगा। और आपको स्पाइनल कॉर्ड अगर पूछ देगा तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी जो है स्पाइनल के कॉर्ड में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दृढ़ तनिका देख लीजिए, यह ब्रेन एवं मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर पाया जाने वाला सबसे बाहरी आवरण होता है। देखिए ड्यूरामेटर या इसी को दृढ़ तनिका कहते हैं। दृढ़ मतलब क्या होता है, मजबूत, समझ गए ना। तो दृढ़ तनिका या ड्यूरामीटर जो होता है यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर पाए जाने वाला यह आवरण का सबसे बाहरी परत होता है, समझ गए ना। तो ड्यूरामेटर समझ गए। चलिए दूसरा है आर्केनॉइड या इसी को जो है हम लोग जाल तनिका बोलते हैं, ठीक है। चलिए यह ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर पाए जाने वाला मध्य आवरण है जो कि ड्यूरामेटर एवं पायोमीटर के बीच में होता है। अब ये आर्केनॉइड जो होता है ना, यह जो है आपके बीचला परत है, जो आपके ड्यूरामेटर सबसे बाहरी और पियामेटर सबसे आंतरिक परत के बीच में यह आर्केनॉइड होता है और यह जो है आवरण का सेकेंड लेयर है, समझ गए। चलिए तीसरा यहाँ पे देखिएगा कि मृदु तनिका या पायामीटर, ठीक है ना, पायोमीटर, यह सबसे भीतरी मस्तिष्क का आवरण है। तो पहला आवरण कौन सा है, पहला आवरण कौन सा है, झिल्ली का, मेनिंजिस को झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये झिल्ली का जो पहला आवरण है इसको क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर, दृढ़ तनिका, डी से डिनोट कीजिए।
2 सेकेंड वाला जो है यह आर्केनॉइड है, ऐसे इसको जो है डिनोट कीजिए। और आंतरिक वाला जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं पिया मैटर। समझ गए, पिया मैटर चीज़ को समझ गए। यह 3 झिल्ली से ब्रेन या स्पाइनल कोड ढका होता है। और यह मेनिंजिस किससे बना होता है? यह ऊतकों के बना हुआ एक झिल्ली होता है। समझ गए। चलिए, तो ये आवरण में, रचना में ये भी लिखाएगा। समझ गए ना। तो रचना में सबसे पहला पार्ट हो गया उसका आवरण के बारे में, आवरण के बारे में जान लिए। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ समझिए मस्तिष्क के बारे में। अब हम चूँकि मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो मस्तिष्क के रचना में हम लोग पहला उसके आवरण के बारे में पढ़ लिए कि मस्तिष्क को कौन ढक के रखता है। तो मेनिंजिस ढक के रखता है और वह 3 लेयर में होता है, हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए, मस्तिष्क में पाई जाने वाली गुहा वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में जो गुहा होता है ना उसे हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। समझ गए, क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। तो मस्तिष्क में पाए जाने वाली जो गुहाएं हैं, ब्रेन में अनियमित आकार की गुहाएं, समझ गए ना, कैविटीज या फिर वेंट्रिकल्स पाई जाती है, जिनमें सेरिब्रोस्पाइनल द्रव CSF भरा होता है। समझ गए। मस्तिष्क में जो गुहा होता है ना, मस्तिष्क में पाई जाने वाली जो वेंट्रिकल है, जो गुहा है, ब्रेन में अनियमित आकार की गुहा पाई जाती है। ठीक है, उसमें जो है होता है, उस गुहा में क्या होता है? गुहा मिस कहा जाए तो कैविटी, कैविटी मतलब एक होल, एक गड्ढा। समझ गए ना, गड्ढा जहाँ पे कोई चीज़ें जमा रहता है या फिर उसमें कोई अंग रहता है। समझ गए ना। तो ब्रेन में जो कैविटी है मस्तिष्क में, उसमें CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी द्रव भरा होता है ब्रेन के कैविटी में। समझ गए। चलिए, ये हो गया। अब ये जो कैविटी होती है ना ब्रेन में, जो वेंट्रिकल होती है, इस वेंट्रिकल्स के 4 संख्या होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो है कुल 4 जो है ब्रेन में वेंट्रिकल्स यानी गुहाएं होती है। ठीक है, चलिए देख लीजिए कौन कौन सा है आपका। एक है आपका दाई एवं बाईं ओर के पार्श्व गुहाएं, राइट एंड लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल्स। मतलब एक होता है दाई और एक होता है आपका बाईं तरफ के क्या चीज़? वेंट्रिकल्स यानी पार्श्व गुहाएं, मतलब लेफ्ट लैटरल, राइट एंड लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल। समझ गए चीज़ को। चलिए, उसके बाद है थर्ड वेंट्रिकल है और उसके बाद आपका है फोर्थ वेंट्रिकल है। कुल यह 4 वेंट्रिकल होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ब्रेन में कितने वेंट्रिकल, कितने गुहाएं होते हैं, तो 4 होते हैं। समझ गए। और आप सभी से चलिए, ये आप गुहा के बारे में जान लिए। अब हम लोग मस्तिष्क के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, यह वयस्क मस्तिष्क जो होता है, यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, जो मानव शरीर के मुख्य अंगों में से एक अंग है। समझ गए। ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ, लेकिन आपको ब्रेन के बारे में लिखना पड़ेगा कि मस्तिष्क जो है मानव शरीर के एक महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो संतुलन और जो है संतुलन का और विभिन्न प्रकार के संवेदी क्रियाओं को और साथ में सोचने समझने की चीज़ों को संपादन करता है। ठीक है। ब्रेन जो होता है यह आपके कुल वजन का लगभग 2% होता है। अगर आपका शरीर में जितना भी वजन है उसका 2% निकालिए। अगर कोई व्यक्ति 60 kg का है, समझ गए, तो 2% इसका जो है निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 से 1 गया, 2 5 6 10 गया और 5 से इसको में भाग दीजिए तो 1.2, लगभग उसका जो है 1200 ग्राम का जो है उसका क्या हो जाएगा? ये आपका ब्रेन हो जाएगा। समझ गए ना। तो लगभग 12 से 1400 ग्राम के आसपास में ही जो है ब्रेन का वजन भी होता है। समझ गए ना। तो ये जो है आपको याद 12 से 1400 ग्राम के, ठीक है ना, लगभग 2% ये आपका होता है। समझ गए। चलिए, मस्तिष्क क्रेनियल गुहा कैविटी में स्थित होता है। अब आप सभी से पूछेगा कि ब्रेन किस कैविटी में होता है, तो ब्रेन में कितने वेंट्रिकल होते हैं? 4, ये तो याद है। अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ब्रेन जो है मस्तिष्क हमारा वह किस कैविटी में है, तो क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल गुहा में स्थित है। ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए, ह्यूमन ब्रेन में लगभग 10 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। आप लोग को पता है न्यूरॉन्स जो है तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होता है? वह न्यूरॉन होता है। ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो है लगभग ह्यूमन ब्रेन में, मस्तिष्क में लगभग 10 बिलियन जो है न्यूरॉन्स होते हैं। समझ गए ना। चलिए, मस्तिष्क में निम्न भाग पाए जाते हैं। अब हम लोग मस्तिष्क के बारे में थोड़ा मोड़ा जान लिए, तो अब हम लोग चलते हैं मस्तिष्क में निम्न भाग होते हैं। ठीक है। देखिए, मस्तिष्क में जो होता है सेरेब्रम होता है और यह जो है मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। ठीक है ना। पहला सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क याद रखिएगा। दूसरा है मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क। ठीक है। और तीसरा जो होता है आपका यहाँ पे देखिएगा
पोन्स होता है, समझ गए, मेंडुला ऑब्लंगेटा होता है, यह सब आपका मध्य ब्रेन का ही हिस्सा होता है, समझ गए। और लास्ट वाला है आपका सेरिबेलम, इसी को जो है हम लोग सेरिबेलम को जो है हम लोग पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, समझ गए। तो याद करना बहुत आसान है। पहला जो है आपका सेरेब्रम है, सेरेब्रम प्रमस्तिष्क जो कि सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद है आपका मिड ब्रेन है, मतलब मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में क्या आता है, पोन्स है, मेंडुला ऑब्लंगेटा है, और सबसे लास्ट वाला आपका क्या है, सेरिबेलम यानी पश्च मस्तिष्क है, ठीक है। तो ब्रेन के 3 भाग याद रखिएगा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। पहला वाला है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। सेरिब्रम का मतलब क्या होता है, यह जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, समझ गए। यह ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम एक गहरी खोंच द्वारा दाएं एवं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध सेरेब्रम हेमीस्फीयर में विभाजित होता है, ठीक है। इस चीज़ को जानिए कि जो प्रमस्तिष्क जो सेरिब्रम है, यह सेरिब्रम ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, समझ गए। और प्रमस्तिष्क एक गहरी खोंच द्वारा, समझ गए ना, यह एक गहरी खोंच, समझ गए ना, एक गहरी खोंच द्वारा राइट एवं लेफ्ट प्रमस्तिष्क गोलार्ध मतलब सेरिब्रल हेमीस्फीयर में विभाजित होता है। मतलब यह जो ह्यूमन ब्रेन होता है, यह दाएं एवं बाएं गोलार्ध प्रमस्तिष्क गोलार्ध में विभाजित होता है 2 भाग में, समझ गए। प्रमस्तिष्क के बारे में समझ गए। चलिए अब यहाँ पे सेरेब्रम के बारे में और देखिए। सेरेब्रम में पाए जाने वाला वलन गायरी या कन्वल्सन कहलाते हैं, जो कि सेरेब्रम के सरफेस एरिया को अत्यधिक बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए कि सेरेब्रम में जो पाए जाने वाला वलन होता है उसे गायरी या कन्वल्सन कहलाते हैं, जो कि सेरेब्रम के सरफेस एरिया को अत्यधिक बढ़ाता है, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिएगा सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है आपके, सेरेब्रम का बायां गोलार्ध लेफ्ट हेमीस्फीयर शरीर के दाएं अंगों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सबसे पहले समझ लीजिए, आप लोग को पता है, मैं ऊपर अभी बताया हूँ कि जो प्रमस्तिष्क है सबसे बड़ा भाग है, यह 2 गोलार्ध बायां और दायां गोलार्ध में लेफ्ट और राइट हेमीस्फीयर में बटा है। तो जो लेफ्ट वाला हेमीस्फीयर है ना, तो यह जो है लेफ्ट वाला क्या करता है, बायां जो गोलार्ध है लेफ्ट हेमीस्फीयर है, यह शरीर के दाएं अंगों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब बायां जो गोलार्ध है सेरेब्रम का प्रमस्तिष्क का, यह जो है दाएं अंगों को यानी उल्टा, बायां गोलार्ध दाएं अंगों द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसको नियंत्रित करता है। क्योंकि ब्रेन द्वारा ही सब नियंत्रित होता है, तो ब्रेन में भी अलग अलग पार्ट है। तो ब्रेन में जो सेरेब्रम है और सेरेब्रम में जो 2 गोलार्ध है, उस एक गोलार्ध में जो बाएं गोलार्ध है, इसका काम है कि दाएं अंगों के द्वारा जो किया जाने वाला काम है उसको नियंत्रित करना, समझ गए। चलिए जबकि जो दायां गोलार्ध है, तो दायां गोलार्ध का काम है कि शरीर के जो बाएं अंग द्वारा संपादित किए जाने वाला काम है उसको नियंत्रण रखना, यानी उल्टा है। दायां गोलार्ध बायां गोलार्ध के द्वारा शरीर को किया जाने वाला कार्य को नियंत्रित करता है, जबकि बायां गोलार्ध दाएं अंगों के जो है काम को नियंत्रित करता है। दोनों समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रमस्तिष्क के कुछ अन्य प्रमुख भाग। प्रमस्तिष्क में कुछ अन्य भी भाग होता है जिसको देख लीजिए। यही कारण है कि इसमें अलग अलग भाग होने के कारण प्रमस्तिष्क सेरेब्रम सबसे बड़ा माना जाता है ब्रेन के। तो यहाँ पे देख लीजिए। चलिए तो अब जो है हम लोग प्रमस्तिष्क चूँकि सबसे बड़ा भाग है, इसलिए इसमें जो थोड़ा अंग सभी भाग सभी जो है ज़्यादा है। देख लीजिए अब हम लोग देखिए इसमें जो पहला कुछ भाग है थैलेमस है। थैलेमस क्या करता है कि मनुष्य में प्रमस्तिष्क सेरेब्रम में 2 थैलेमस पाए जाते हैं, जो कि कार्पस क्लोसम के ठीक नीचे स्थित होते हैं, समझ गए। तो ये जो है आपके थैलेमस के बारे में समझ गए। थैलेमस कहाँ होता है, तो थैलेमस आपके कार्पस क्लोसम के ठीक नीचे स्थित होता है, और यह प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम में 2 थैलेमस होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, हाइपोथैलेमस होता है। प्रमस्तिष्क यानी सबसे जो पहला मस्तिष्क का भाग है उसी में जो है एक थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस भी होता है, ठीक है। देख लीजिए हाइपोथैलेमस थैलेमस के ठीक नीचे एवं प्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर सेरेब्रम में स्थित होता है हाइपोथैलेमस के कार्य, ठीक है। देखिए हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे और प्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर होता है, और यह जो है प्रमस्तिष्क यानी समझ गए ना सेरेब्रम का ही भाग में स्थित होता है, समझ गए। तो हाइपोथैलेमस थैलेमस के बारे में समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, तो यह अग्र एवं पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा, मतलब यह प्यूटरी ग्लैंड जो पोस्टेरियर और एंटेरियर है उसके द्वारा सीक्रेट होने वाला जो भी हार्मोन है उसको जो है रेगुलेट करता है, मतलब नियंत्रित करता है, समझ गए ना। तो इस चीज़ को समझिए कि हाइपोथैलेमस मुख्य भूमिका निभाता है प्यूटरेट ग्लैंड से स्रावित हार्मोन को जो है रेगुलेट करने में, नियंत्रण करने में। चीज़ को समझ गए।
चलिए, दूसरा है हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, संतुलन एवं जल संतुलन को रेगुलेट करता है। अब जो है हाइपोथैलेमस किस चीज़ का भी नियंत्रण करता है? भूख का, प्यास का, संतुष्टि का, जल का भी संतुलन ये हाइपोथैलेमस करता है। तो इतना याद रखिएगा। चलिए, तीसरा यहाँ पे देखिए, यह शरीर के तापमान को भी रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? यह शरीर के तापमान को भी नियमन करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे प्रमस्तिष्क का आपका भाग समाप्त हो गया। दाएं गोलार्ध, बाएं गोलार्ध, हाइपोथैलेमस, थैलेमस दोनों सब समाप्त हो गया। सेरेब्रम के जो भी पार्ट था, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे मिड ब्रेन है, मतलब मध्य मस्तिष्क है। चलिए देख लीजिए, मिड ब्रेन का मतलब होता है कि मिड ब्रेन का वह भाग होता है जो कि सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क यानी सबसे ऊपर वाला और पोन्स के बीच में पाया जाता है। मिड ब्रेन जो होता है यह पोन्स और सेरेब्रम के क्या होता है? बीच में पाया जाता है, दोनों। समझ गए। चलिए, तो मिड ब्रेन के बारे में समझ गया कि कहाँ होता है, तो यह पोन्स और सेरेब्रम के बीच में होता है। ओके, अब पोन्स क्या होता है देख लीजिए। पोन्स सेरिबेलम के सामने, मेंडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर तथा मिड ब्रेन के नीचे पाया जाता है। अब एक चीज़ को समझिए, पोन्स कहाँ होता है? तो पोन्स जो होता है यह भी मस्तिष्क का ही एक भाग है, लेकिन यह जो होता है यह मेंडुला ऑब्लंगेटा के ठीक ऊपर होता है तथा मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क के जो है नीचे होता है और मेंडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर होता है। यानी सीरियली समझिए तो ऊपर आपका सेरेब्रम है, प्रमस्तिष्क, उसके नीचे आपका क्या है? मिड ब्रेन है, उसके नीचे आपका क्या है? मिड ब्रेन है। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद क्या है आपका? पोन्स है। ठीक है, पोन्स है, और इसके नीचे आपका क्या होगा? मेंडुला ऑब्लंगेटा होगा। समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं, समझ गए पोन्स के बारे में। अब चलिए मेंडुला ऑब्लंगेटा के देखिए। मेंडुला ऑब्लंगेटा, इसके बारे में जानिए। यह लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। समझ गए ना। मेंडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन में लगभग 2.5 सेंटीमीटर का लंबा भाग होता है। यह ब्रेन का वह भाग होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ में निरंतर रहता है। मतलब मेंडुला ऑब्लंगेटा जो होता है यह कहाँ होता है? तो यह जो है आपके ब्रेन के नीचे, सबसे नीचे वाला भाग में होता है, और ये जो होता है यह आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ में जुड़ा होता है। समझ गए। तो मेंडुला ऑब्लंगेटा के बारे में समझ गए। चलिए, मेंडुला ऑब्लंगेटा के कार्य को देख लीजिए। यहाँ पे इनमें निम्न कार्यों से संबंधित केंद्र पाए जाते हैं। मेंडुला ऑब्लंगेटा में निम्न कार्य होते हैं, देख लीजिए। पहला है कार्डियोवास्कुलर केंद्र। यह हृदय पेशियों के संकुचन की दर एवं बल को कंट्रोल करता है। मेंडुला ऑब्लंगेटा जो है बहुत महत्वपूर्ण काम करता है कि आपके हृदय की पेशियों के संकुचन को, दर को, बल को कंट्रोल करता है। मतलब यह हृदय के पेशी में जो बल होता है, जो संकुचन का दर है, उसको क्या करता है? यह नियंत्रण करता है। को समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे लास्ट में आप लोग देख लीजिए। अब मेंडुला ऑब्लंगेटा के काम क्या है देख लीजिए। श्वसनीय केंद्र, रिस्पायरेटरी सेंटर, यह श्वसन की दर एवं गहराई को नियंत्रित करता है। मतलब यह हृदय के पेशी के संकुचन के दर को तो नियंत्रित करता ही करता है, साथ ही यह श्वसन के केंद्र रिस्पायरेटरी सेंटर, यह श्वसन की दर एवं गहराई को भी नियंत्रण करता है कि श्वसन का दर और गहराई कितना ज़्यादा होगा, उसको नियंत्रण मेंडुला ऑब्लंगेटा करता है। ये सब ब्रेन का भाग है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिएगा, प्रतिवर्ती केंद्र है, रिफ्लेक्स सेंटर है। ठीक है, इसमें उल्टी, खांसी एवं छींकने के रिफ्लेक्स सेंटर पाए जाते हैं। मेंडुला ऑब्लंगेटा जो होता है प्रतिवर्ती केंद्र भी होता है। यह जो है उल्टी, खांसी एवं छींकने के रिफ्लेक्स सेंटर इसमें पाया जाता है। चीज़ को समझ लिए। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा कि कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर और रिफ्लेक्स सेंटर, ये तीनों जो है मेंडुला ऑब्लंगेटा का नियंत्रण केंद्र है। समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे लास्ट वाला जो मस्तिष्क का भाग है वो है आपका सेरेबलम। सेरेबलम जो होता है, सेरिबलम जो आपका होता है, यह पोन्स के पीछे एवं देख लीजिए, यह पोन्स के पीछे एवं सेरिब्रम के पश्च भाग के नीचे स्थित होता है। मतलब यह पोन्स के पीछे होता है तथा सेरिब्रम के पीछे वाला भाग होता है, और यह जो सेरिबलम जो पश्च मस्तिष्क होता है, यह जो है ब्रेन का सबसे पीछे वाला भाग होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए देख रहे हैं क्या कर रहा है कि यह पोन्स के पीछे तथा सेरिब्रम प्रमस्तिष्क के पीछे वाला भाग के नीचे होता है। समझ गए। चलिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझ गए ना, देख लीजिए।
ए आपका क्या हो गया, ए आपका क्या हो गया, ब्रेन है, समझ गए। इसको जो है आप लोग क्या मान लीजिए, ब्रेन मान लीजिए, ठीक है। तो ये ब्रेन है। तो देखिए आपके जो है ए वाला जो भाग हो जाता है, लगभग आपका ए वाला जो भाग हो जाता है ना, ये प्रमस्तिष्क का भाग हो जाता है, ठीक है, प्रमस्तिष्क। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका एक जो है मध्य मस्तिष्क होता है, और ये वाला जो भाग होता है आपका नीचे में पश्च मस्तिष्क का होता है, ठीक है। और इसके बाद जो होता है मेंडुला ऑब्लंगेटा, जो है मेंडुला ऑब्लंगेटा से आपका स्पाइनल कोड लगा होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए ये चीज़ समझ गए। अब देखिए पश्च मस्तिष्क सेरिबलम के कार्य, क्या कार्य होता है। तो देखिए सेरिबलम का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि यह शरीर को संतुलन, बैलेंस बनाए रखने एवं मूवमेंट को नियंत्रित करता है, गति को नियंत्रित करने में सहायक होता है, तथा यह संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। यह शरीर को संतुलन और गति पर नियंत्रण में सहायता करता है, ठीक है। तो सेरिबलम पश्च मस्तिष्क के बारे में समझ गए। चलिए, और आपका ब्रेन यहाँ पे द इंड होता है, समझ गए। बहुत लोगों को हल्का लगता होगा या ऊपर ऊपर लगता होगा, तो भाई मेरे आप इतना लिखेंगे और उसके बाद चित्र बना देंगे ब्रेन को और दर्शा देंगे कि कौन कहाँ है, तो आपको फुल नंबर मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको सिस्टमेटिक जिस तरीक़ा से यहाँ पे लिखा गया है लिखेंगे तो ही, वरना आप रटते रहिए, रटने के लिए तो बहुत सारा समय है, रटते रहिए। अब हम लोग चलते हैं आँख में, आई के बारे में, आँख के बारे में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आँख का जो है क्या चीज़ें हैं, देख लीजिए। मनुष्य में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं, तो आप लोग भी जानते हैं, जो कि अस्थिल गड्ढों में स्थित होते हैं, समझ गए। इन अस्थिल गड्ढों को नेत्र कोटर, आई ऑर्बिट कहते हैं। आई ऑर्बिट, आँख कहाँ होता है, आई ऑर्बिट में होता है, मतलब आँख के कक्ष में होता है, समझ गए। एक चीज़ समझ गए, यह आई ऑर्बिट में होता है, इस चीज़ को तो आप लोग समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए आई लगभग जो है 4/5 भाग आई ऑर्बिट के अंदर धंसा होता है। आँख का जो लगभग भाग होता है ना, वह आँख के लगभग भाग में 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा जो भाग होता है ना, यह जो है आई ऑर्बिट में जो है धंसा हुआ रहता है। और जो बाहर दिखता है वह सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा ही दिखता है, बाकी जो लगभग 4 हिस्सा है वो आपके अंदर धंसा हुआ होता है, जो आपको नहीं दिखता है, समझ गए। तो यही जो है आपका नेत्र कोटक जो होता है, नेत्र कोटक जो होता है, यह आई ऑर्बिट होता है, समझ गए। और इन अस्थिल गड्ढों, मतलब जो अस्थिल गड्ढ होता है उसको आई ऑर्बिट, आँखीय कक्ष भी कहते हैं, समझ गए। चलिए ये समझ गए। अब देखिए आँख की संरचना, देखिए आँख की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ आई। कॉर्निया को छोड़कर शेष नेत्र गोलक में, देखिए कॉर्निया को छोड़कर शेष नेत्र गोलक में बाहर से भीतर की ओर निम्न 3 लेयर पाई जाती हैं। देखिए कॉर्निया को छोड़कर आपके जो नेत्र गोलक होता है उसमें 3 लेयर होता है, जो बाहर से भीतर की तरफ में 3 लेयर होता है कॉर्निया को छोड़कर आई के स्ट्रक्चर में, ठीक है। देखिए पहला होता है आपका दृढ़ पटल, दृढ़ पटल या इसी को हम लोग स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं, समझ गए ना। दृढ़ पटल या इसी को स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं, समझ गए ना। स्क्लेरोटिक परत, स्क्लेरोटिक परत या दृढ़ पटल, पहला परत याद रखिएगा। दूसरा जो परत होता है नेत्र गोलक का, वो होता है रक्तक पटल या फिर कोरोवाइड, ठीक है ना, कोरोवाइड लेयर, समझ गए। चलिए तीसरा जो लेयर होता है वो होता है दृष्टि पटल या फिर रेटिना का, समझ गए। तो ये कुल 3 लेयर से जो है आपके आँख जो है बनता है, समझ गए। पहला कौन है आपका स्क्लेरोटिक लेयर, कोरोवाइड लेयर और रेटिना, 3 लेयर में बना है। चलिए अब देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से चीज़ें जो है आँख के इस 3 लेयर में विद्यमान रहता है। सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी, आई के अग्रभाग एंटेरियर में कोरोवाइड परत से सिलियरी काय का निर्माण होता है, समझ गए ना। सिलियरी बॉडी का निर्माण होता है। सिलियरी बॉडी लेंस के आकार का नियमन करती है। सिलियरी मसल्स में होने वाले संकुचन एवं शिथिल के द्वारा लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, समझ गए। सिलियरी बॉडी क्या करता है, हमारे आँख के जो मसल्स होता है उस पर नियंत्रण करता है और उसके द्वारा ही संकुचन और शिथिल होने पर लेंस के मोटाई में घटाव और बढ़ाव होता है, मतलब परिवर्तन होता है। तो समझ गए। तो सिलियरी बॉडी जो होता है आपके एंटेरियर पार्ट में कोरोवाइड परत से, मतलब कोरोवाइड लेयर से जो है सिलियरी बॉडी का निर्माण होता है। आई के जो अग्रभाग होता है ना,
सीधा समझिए सिलियरी बॉडी के बारे में कि आई का जो आगे वाला भाग होता है एंटेरियर, उसमें जो क्रोवाइड परत होता है ना, तो उस क्रोवाइड परत से ही जो है आपके सिलियरी बॉडी का निर्माण होता है। अब सिलियरी बॉडी जो होता है वह लेंस के आकार को कंट्रोल करता है। कैसे? जब सिलियरी मसल, सिलियरी मांसपेशी जो है हमारे आँख को संकुचन और शिथिल के द्वारा जो है लेंस के मोटाई में परिवर्तन करता है और इससे आकार में जो है क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो सिलियरी पेशी के बारे में जान गए। जो सिलियरी पेशी किसके द्वारा निर्माण होता है? यह क्रोवाइड परत से सिलियरी पेशी का निर्माण होता है, आँख के आगे वाले भाग से। समझ गए ना कि आँख के आगे वाले भाग से क्रोवाइड परत से सिलियरी बॉडी का निर्माण होता है, जो लेंस के आकार के नियमन करता है। यह संकुचन करता है सिलियरी पेशी के द्वारा, आँखों में संकुचन और शिथिल होता है, जिसके द्वारा लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है। समझ गए सिलियरी बॉडी। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए आइरिस। आइरिस क्या करता है कि आइरिस के बारे में देखिए। कॉर्निया के पीछे एवं लेंस के आगे क्रोवाइड परत स्क्लेरोटिक परत से अलग होकर भीतर की ओर झुक जाती है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है, जिसे पुतली या तारा कहते हैं। ठीक है, आइरिस के बारे में समझिए। कॉर्निया, समझ गए ना, कॉर्निया के पीछे लेंस के आगे क्रोवाइड परत स्क्लेरोटिक परत से अलग होकर भीतर की ओर झुक जाती है। मतलब जो क्रोवाइड परत होता है ना, यह स्क्लेरोटिक परत से अलग हो जाता है और अलग वह होकर भीतर की ओर, जैसे ये आपका हो गया क्रोवाइड, समझ गए ना, और ये आपका हो गया स्क्लेरोटिक, ये हो गया स्क्लेरोटिक, समझ गए। तो यह जो है ये आपका जो क्रोवाइड है, यह जो है इससे अलग होकर यह जो है झुक जाता है भीतर की ओर, और यही जो है आपके आइरिस यही कहलाता है, जो भीतर की ओर क्रोवाइड झुक जाता है इससे स्क्लेरोटिक परत से अलग होकर। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया। आइरिस के मध्य छिद्र में जो है आपके छिद्र पाया जाता है आइरिस के मध्य में, जिसे हम लोग पुतली या तारा कहते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए आइरिस क्या होता है समझ गए ना कि आइरिस क्रोवाइड परत जो स्क्लेरोटिक परत से अलग होकर अपने भीतर की ओर झुक जाता है, और झुकने के बाद जो है उसे हम लोग आइरिस कहते हैं। और आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, और इसी छिद्र को हम लोग पप्पिल या फिर तारा या पुतली बोलते हैं। समझ गए। चलिए तो आइरिस के बारे में समझ गए। चलिए देखिए अब ये जो क्रोवाइड परत जो झुकता है स्क्लेरोटिक से अलग होकर, तो यह क्रोवाइड परत कहाँ होता है? कॉर्निया के पीछे होता है तथा लेंस के आगे होता है। मतलब यह जो है आपका ये हो गया आपका कॉर्निया हो गया, ये कॉर्निया है, समझ गए, ये कॉर्निया है, और ये जो है आपका यहाँ पे आपका लेंस है, समझ गए ना, ये लेंस है और ये आपका कॉर्निया है। तो कॉर्निया के पीछे यानी इधर, समझ गए, और लेंस के आगे, मतलब इस दोनों के बीच में जो है आपका क्रोवाइड होता है, और यह जो है स्क्लेरोटिक परत से अलग होकर झुकता है, और झुकने के बाद इसमें एक छिद्र होता है जिससे हम लोग आइरिस पुतली बोलते हैं। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे दृष्टि पटल रेटिना के बारे में देखिए। ये सब आपका नेत्र का ही एक भाग होता है। ठीक है, देख लीजिए। रेटिना आँखों में पाई जाने वाली सबसे आंतरिक परत होती है। रेटिना क्या है? आँख में पाई जाने वाली सबसे आंतरिक परत होती है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। समझ गए। क्रोवाइड कौन सा होता है आप लोग को पता है ना, अभी पढ़ाए हैं ऊपर में। क्रोवाइड मध्य वाला होता है और सबसे ऊपर वाला स्क्लेरोटिक। समझ गए। चलिए कॉर्निया को छोड़कर लेंस देखिए। लेंस क्या होता है? मनुष्य की प्रत्येक आई में आइरिस के पीछे एक पारदर्शी तथा उभयोतल बाइकॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। ठीक है ना। लेंस क्या होता है? लेंस एक पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है तब ना इस पार के उस पार चीज़ों को देख पाता है लेंस के द्वारा। तो अगर अपारदर्शी रहेगा, अपारदर्शी का मतलब है कि व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाना। समझ गए ना। चलिए तो लेंस क्या होता है? मनुष्य की प्रत्येक आई में आइरिस के पीछे, पुतली के पीछे एक पारदर्शी जो है तथा उभयोतल लेंस पाया जाता है। समझ गए ना। आइरिस के पीछे पारदर्शी और उभयोतल लेंस पाया जाता है। समझ गए। चलिए लेंस निलंबन तंतुओं द्वारा सिलियरी बॉडी से जुड़ा होता है। लेंस जो होता है यह सिलियरी बॉडी से जुड़ा होता है, तभी तो जो है सिलियरी बॉडी जो है जैसे चाहता है वह पुतली इधर से उधर जो है करते रहता है। समझ गए ना। चलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस धुंधला, भूरा व कम लचीला होता जाता है। इस बीमारी को मोतियाबिंद कहते हैं। समझ गए ना।
जैसे जैसे व्यक्ति में उम्र बढ़ता है आँख का जो लेंस होता है धुंधला, भूरा और कम लचीला होते जाता है, जिसके कारण जो है मोतियाबिंद भी होता है। समझ गए? तो यही जो है आपका हो गया लेंस का। ठीक है, लेंस जो है नेत्र गोलक की गुहा के 2 भागों में विभक्त होता है। लेंस जो होता है ना, यह 2 भागों में विभक्त होता है नेत्र गुहा में। ठीक है ना, देख लीजिए, पहला है जलीय कक्ष एक्वस ह्यूमर और दूसरा होता है ब्यूटरस ह्यूमर। समझ गए? देख लीजिए, जलीय कक्ष क्या होता है, यह कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। एक कहाँ होता है, एक साइड कॉर्निया है, एक साइड लेंस है, इसके बीच में जो पाया जाएगा यह जलीय कक्ष एक्वस ह्यूमर होता है। इस कक्ष में जल के समान एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर कहते हैं। यानी कॉर्निया और लेंस के बीच में एक जलीय द्रव होता है जो क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसे हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। समझ गए? चलिए, दूसरा यहाँ पे देखिएगा ब्यूटरस चेंबर है, या इसी को ब्यूटरस फ्लूइड, ब्यूटरस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और ब्यूटरस ह्यूमर भी बोलते हैं। यह लेंस के पीछे स्थित होता है तथा इसमें कचाभ द्रव ब्यूटरस फ्लूइड पाया जाता है। यानी एक आपका देखिएगा कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या होता है आपका एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर, जबकि लेंस के पीछे आपका ब्यूटरस ह्यूमर होता है। और दोनों क्या है, यह कचाभ होता है ब्यूटरस और यह आपका क्या होता है, आपका जलीय द्रव। समझ गए? चलिए, दोनों के बारे में समझ गए। चलिए, अब देखिए नेत्र के क्रिया विधि में आपको जो है नेत्र के क्रिया विधि देख लीजिए। दूर की वस्तुओं को देखने के दौरान सिलियरी बॉडी के पेशी तंतु शिथिल हो जाता है एवं लेंस को लटकाने वाले निलंबन तंतु फाइबर तन जाते हैं। फलस्वरूप लेंस पतला एवं चपटा हो जाता है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर दूर के चीज़ों को देखता है ना, तो उसके देखने में सिलियरी बॉडी, जो सिलियरी काय होता है, सिलियरी मसल्स, ये बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, इसके जो तंतु होते हैं सिलियरी बॉडी का, यह जो है शिथिल हो जाता है। और शिथिल होने से जो लेंस होता है, वह लेंस के जो लटकने वाला निलंबन तंतु होता है, यह जो है तन जाता है, टाइट हो जाता है, टेंशन आ जाता है इसमें। समझ गए? जिससे लेंस जो है पतला एवं चपटा हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप किसी चीज़ को तान कर रखेंगे तो वह चीज़ें क्या होगा, पतला होगा, तन जाएगा। तो यह जो है दूर की वस्तुएं व्यक्ति को दिखाई देता है। समझ गए? लेकिन जो व्यक्ति कोई व्यक्ति नीचे नज़दीक की चीज़ों को देखता है तो कैसे दिखता है, देख लीजिए। नज़दीक की वस्तुओं को जब दिखता है तो जो है देखने के दौरान जो सिलियरी बॉडी का जो पेशी होता है ना, वह जो है तंतु संकुचित हो जाते हैं। ऊपर में दूर में देखने में शिथिल हो जाता था, लेकिन यहाँ पे संकुचित हो जाता है एवं लेंस को लटकाने वाले निलंबन तंतु ढीले हो जाते हैं। वहाँ पे तन जाता था, लेंस को लटकाने वाला जो निलंबन तंतु था वहाँ पे तन जाता था, जिसके कारण लेंस चपटा और पतला हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जो लेंस का लटकाने वाला जो निलंबन तंतु है, पास के वस्तुओं को देखते समय जो है लेंस का जो निलंबन तंतु होता है वह ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ने से लेंस मोटा और बाइकॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, जिससे जो है नज़दीक का वस्तु देख पाता है व्यक्ति। समझ गए चीज़ को? चलिए, अब देखिए आँख के संरचना में कुछ अन्य सहायक अंग होते हैं जिसको देख लीजिए। एक होता है कंजक्टिवा, एक होता है आईलिड्स पलके, और एक होता है आई लैसेज ब्राउनिया, और एक होता है आपका भौं, ये मोहे नहीं होगा, भौवे होगा यहाँ पे आईब्रोज। समझ गए? और पांचवा है अश्रु ग्रंथि लाइक्रिमल ग्लैंड। समझ गए? ये सब आपके सहायक आँख का संरचना है। इसमें जो है आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, अश्रु ग्रंथि, भौवे, ब्राउनिया, पलके, कंजक्टिवा। समझ गए? तो ये आँख का संरचना हो गया। समझ गए? चलिए, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक विदा लेते हैं। और इस वीडियो में अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ होगा तो मैं बार बार कहता हूं, अगर एक बार में न समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए, रोक कर, जहां कन्फ्यूजन हो वहां पे एक बार खुद से पढ़िए ताकि डाउट क्लियर हो। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक विदा लेते हैं। धन्यवाद।